Good morning all of you. वेलकम टू क्लास हिस्ट्री क्लास गर्ल्स। हम लोग चर्चा कर रहे थे गुप्त वंश पर। ठीक है, तो गुप्त वंश पर जब हम चर्चा कर रहे थे तो गुप्त वंशावली में हम लोगों ने कुछ राजाओं के बारे में जाना था कि इस वंश के जो आदि पुरुष हैं उनका नाम श्रीगुप्त मिलता है। ठीक है, और ये कहा गया था कि ये मगध के अधीन एक सामंत थे। ठीक है, इसके पश्चात इनका पुत्र गद्दी पर बैठा जो घटोत्कच के नाम से जाना जाता है, जिसके नाम के साथ हमें महाराज की उपाधि मिलती है। ठीक है, इसके पश्चात इस वंश का प्रतापी शासक चंद्रगुप्त प्रथम का नाम मिलता है, जिसी ने ही गुप्त संवत को शुरू किया था। ठीक है, और यही वो व्यक्ति था, ये कहा जाता था ना कि मगध के अधीन सामंत थे पहले गुप्त, इसी ने ही अपने वंश को स्वतंत्र करवाकर एक आधार प्रदान किया था और इसने ही महाराजाधिराज की पदवी धारण की थी। उसके पश्चात जितने भी गुप्त शासक आए उन्होंने महाराजाधिराज आडंबरपूर्ण उपाधियां धारण की। ठीक है, तो इस कड़ी में हम लोगों ने चंद्रगुप्त प्रथम और उसके पश्चात उसके पुत्र कच्छ जो कि समुद्रगुप्त के नाम से जाना जाता है और इसकी उपलब्धियों के बारे में पढ़ा। और आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं समुद्रगुप्त के योग्य अधिकारी उत्तराधिकारी और उसके पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, इसको चंद्रगुप्त द्वितीय इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके दादा का नाम चंद्रगुप्त था, तो उसको चंद्रगुप्त प्रथम कह दिया और इसको क्या कहा गया है, चंद्रगुप्त द्वितीय कहा गया है। ठीक है, तो कई बार विक्रमादित्य भी पूछ लिया जाता है, तो विक्रमादित्य भी इसी ही चंद्रगुप्त का ही नाम था। तो अब हम इस चंद्रगुप्त द्वितीय पर चर्चा करते हैं। तो समुद्रगुप्त का योग्य पुत्र व उसका योग्य उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय था। ठीक है, और योग्य था इसीलिए तो समुद्रगुप्त ने उसे अपनी मृत्यु से पूर्व ही अपना उत्तराधिकारी चुन लिया था। ठीक है, तो अब देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, इतिहास में ये विक्रमादित्य के नाम से भी जैसे मैंने आप लोगों को बताया है कि जाने जाते हैं। इसके अलावा भी चंद्रगुप्त द्वितीय ने अनेक उपाधियां धारण की थी। ठीक है, और इसके द्वारा जो उपाधियां धारण की गई थी वो हमें गुप्त अभिलेखों में मिलती हैं। इसके द्वारा धारण की गई उपाधियां मतलब उपाधि विक्रमादित्य। ठीक है, ये उपाधियां थी, मतलब कहने का भाव है कि इसको इन नामों से भी जाना जाता है। कई बार छोटा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि विक्रमादित्य के नाम से किस गुप्त शासक को जाना जाता है, इसी चंद्रगुप्त द्वितीय को जाना जाता है। तो इसकी जो प्रसिद्ध उपाधियां थी उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, विक्रमांक, देवश्री, नरेंद्र चंद्र, सिंह विक्रम और परम भागवत आदि इसके द्वारा उपाधियां धारण की गई। ठीक है, तो देखो जो ये सांची से हमें जो अभिलेख मिला है, सांची अभिलेख में ये खुद कहता है कि इसका जो प्रिय नाम था, दूसरा प्रिय नाम था वो देवराज था। ठीक है, देवराज नाम इसे बहुत ज्यादा प्रिय था। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, सांची अभिलेख से मिलती है। ठीक है, और इसका जो राज्यारोहण है कि ये गद्दी पर कब बैठा, तो मथुरा के स्तंभ लेख के आधार पर हमें ये पता चलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य 375 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था और इसने 414 ईस्वी तक शासन किया था। ठीक है, 375 समुद्रगुप्त की मृत्यु के पश्चात 375 ईस्वी में ये गद्दी पर बैठा और 414 ईस्वी तक इसने शासन किया था। ठीक है, और कुछ इतिहासकारों के अनुसार विक्रमादित्य जो है ये उज्जैन का प्रसिद्ध राजा था। ठीक है, और यही ठीक है, और देखिए जो हम लोग नवरत्न पढ़ते हैं, ये कालिदास जिसमें महत्वपूर्ण नाम आता है, ये चंद्रगुप्त के ही दरबार के ये नवरत्न थे। ठीक है, इसलिए चंद्रगुप्त के काल को, विशेषकर चंद्रगुप्त के काल को गुप्त काल का स्वर्ण युग भी कहा जाता है।
ठीक है, तो ये हम लोगों ने चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में एक आधार जाना। ठीक है, कि समुद्रगुप्त का पुत्र उसका योग्य उत्तराधिकारी था। इसने अनेक उपाधियां धारण की थी, विक्रमादित्य, विक्रमान, देशरी, नरेंद्र चंद्र सिंह, विक्रम और परम भागवत। और इसका जो दूसरा प्रिय नाम था वो देवराज था। ठीक है, और इसके राज्यारोहण के बारे में जानकारी हमें मथुरा स्तंभ लेख से मिलती है कि 375 से 414 ईस्वी तक इसने शासन किया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी विजयों की या इसकी उपलब्धि, चंद्रगुप्त की विजय या उपलब्धि। इसकी विजय या इसकी उपलब्धियों की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, सबसे पहले इसने वैवाहिक संबंधों के द्वारा अपनी स्थिति को मजबूत बनाया। ठीक है, तो किस तरह इसने अपने वैवाहिक संबंधों के द्वारा अपनी स्थिति को मजबूत बनाया देखते हैं। देखिए, चंद्रगुप्त क्या था? चतुर। चतुर मतलब चालाक, कूटनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ था। ठीक है, तो इसने क्या किया, सबसे पहले जो इसकी प्रथम पत्नी का नाम मिलता है, इसकी जो वैवाहिक संबंधों की अगर हम बात करते हैं तो इसकी जो प्रथम पत्नी थी उसका नाम हमें ध्रुव देवी मिलता है। इसकी प्रथम पत्नी ध्रुव देवी थी और ध्रुव देवी से चंद्रगुप्त के 2 बेटे पैदा हुए थे। चंद्रगुप्त के पश्चात जो गद्दी पर आया था कुमारगुप्त, वो इसी ध्रुव देवी का ही पुत्र था। ठीक है, तो अगर हम चंद्रगुप्त के वैवाहिक संबंधों की बात कर रहे हैं तो चंद्रगुप्त की जो दूसरी पत्नी थी वो थी कुबेर नागा। नाग वंश की राजकुमारी कुबेर नागा से इसने विवाह करके नाग वंश के साथ अपनी मित्रता स्थापित कर ली थी। और नाग वंश के साथ जब इसने अपनी मित्रता स्थापित कर ली तो इसकी शक्ति में क्या हो गई? वृद्धि हो गई। अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए इसने नाग वंश की राजकुमारी कुबेर नागा से क्या कर लिया? विवाह कर लिया। ठीक है, और नागवंश की जो राजकुमारी थी कुबेर नागा, उससे इसकी एक पुत्री हुई थी जिसका नाम था प्रभावती गुप्ता। ठीक है, प्रभावती गुप्त भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण नाम दिया जाता है इसका, प्रभावती गुप्त। देखिए, प्रभावती गुप्त का विवाह चंद्रगुप्त ने किसके साथ किया था? वाकाटक वंश के साथ। इसने वाकाटक नरेश के साथ अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह करके वाकाटक वंश के साथ मित्रता स्थापित कर ली। ठीक है, और वाकाटकों को अपना सहयोगी भी बना लिया और वाकाटकों के साथ मित्रता होने से इसकी शक्ति बढ़ गई। अब क्या हो गया? नाग और वाकाटक दोनों ही क्या हो गए? गुप्तों के मित्र हो गए। ठीक है, और ये जो विवाह संबंध स्थापित हुए, इस विवाह संबंध से चंद्रगुप्त द्वितीय की शक्ति बढ़ गई और ये शकों को पराजित करना चाहता था और शकों के साथ इन नागों और वाकाटकों के सहयोग से ये सफलतापूर्वक युद्ध कर सका। ठीक है, तो ये आगे जो अब आगे हम पढ़ेंगे इसकी जो सैनिक उपलब्धियां थी, इसने कौन कौन से युद्ध लड़े और किसको पराजित किया। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। कल की क्लास में हम मिलते हैं और आगे इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे कि किस तरह चंद्रगुप्त द्वितीय ने किन किन शक्तियों को पराजित किया और किस तरह अपने साम्राज्य का विस्तार किया। आज की क्लास में इतना ही। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।